हेलो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। मैं ओनली स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर विष्णु आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में पुर्तगालियों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में और फिर फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने कैसे हराया था। मैं प्रत्येक क्लास लिंक करके पढ़ाता हूँ इतिहास की, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो ये क्लास समझ में तो आएगी लेकिन उतनी अच्छे से नहीं आ पाएगी। और इसमें हम एक मुहिम चला रहे हैं, जैसे ये क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी और इसका जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसमें केवल आपको समझाया जाएगा कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं इतिहास को, ताकि हमें याद रहे। अगर इतिहास के हम फैक्ट रटते रहें तो कभी ज़िंदगी में इतिहास हमें याद नहीं होगा। इतिहास के कॉन्सेप्ट को समझो, रिक्वायरमेंट क्या है इतिहास की, इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, उसके ऊपर ये मुहिम चला रहे हैं। 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, इसका चौथी वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो किस तरीके से बनाया। आखिर अंग्रेजों की जो चाबी थी गुलाम बनाने की, वो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट ऐसा था, आज बिल्कुल सब जानेंगे हम। पिछली वीडियो मैंने बताया था, लेकिन उससे आगे आज क्रम से हम बढ़ने वाले हैं। तो फिर से ओनली स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर मैं विष्णु आपका स्वागत करता हूं। और ये जितना कंटेंट है जो हम दे रहे हैं आपको, इससे आप कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, 110% सॉल्व हो जाएंगे। आप कहोगे सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, एक बार उठा के देख लो, एक टॉपिक का नोट्स देखो और एक टॉपिक पढ़ो यहाँ से, और घटना चक्र लगा के देखो या अरिहंत की आती है, और फिर उसके बाद मुझे बताना कमेंट्स में लिख देना कि ये क्वेश्चन सर नहीं फंसा। अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस दिया जा रहा है स्टेट पीसीएस का, तो वो भी इतिहास का। एक कहानी के तौर से हम पूरा इतिहास समझेंगे। तो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसके लिए रफली मैप बना लेते हैं। चलिए रफली मैप बना लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बन रहा है बट काम चलाओ बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमने भारत का मैप बना दिया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक यहाँ पर है, हमारा कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रांसीसियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, कार्यकाल था 1758 से 1763 के बीच में। अब उसके बाद जब ये वाला क्षेत्र जब जीत लिया है अंग्रेजों ने, अब अंग्रेज कहाँ चढ़ाई करेंगे। अंग्रेजों ने सोचा अब क्या करते हैं, अगर दिल्ली जा रहे हैं यहाँ पर तो दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा, यानी यहाँ पर मराठा है अभी, तो मराठाओं से संघर्ष होगा। अंग्रेज इतने शक्तिशाली नहीं थे जो मराठाओं से संघर्ष कर सकते। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम वेस्ट बंगाल की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर इधर से अब्दाली, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अब्दाली वापस अपने देश गया था और अब्दाली वर्तमान में मतलब बोल सकते उस समय आने की कोशिश कर रहा था। इधर से अब्दाली भी आ सकता है और इधर से मराठा भी दिल्ली जा सकते हैं अगर हम दिल्ली पर अटैक करेंगे। तो बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल के बारे में सीधे सीधे बात करते हैं। बंगाल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था, मुर्शीद कुली खां को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। इसके बाद एक दूसरा गवर्नर जनरल बनाया गया था, गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, नवाब बोल दोगे तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ का जो नवाब था वो मुर्शीद कुली खां को बनाया गया था। इसके बाद एक नवाब बना था बंगाल का जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी, यानी मधुमक्खियों से की थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग हैं एक मधुमक्खी छत्ते जैसे हैं, अगर उंगली डालोगे तो काटेंगी, अगर उसको ऐसे ही रहने दोगे तो क्या शहद देंगी।
ये अली वर्दी खान ने सेंटेंस बोला था और क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसने कहा था ये। और उसके बाद में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में। ये केवल क्लास समझने के लिए है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जो मैं आगे आपको बता दूंगा। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई, वर्दी खान की मृत्यु हो गई। और जैसे अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, अंग्रेजों को पता लगा कि बंगाल में कोई नवाब नहीं है वर्तमान में, बंगाल में भी चढ़ाई की जाए। तो यहाँ पर कर्नाटक का संघर्ष चल रहा था, क्योंकि कर्नाटक में 3 संघर्ष यानी 3 युद्ध हुए हैं। पहले का कार्यकाल है 46 से 48, दूसरे का है 1749 से 54 और 1758 से 63। ये कर्नाटक के 3 युद्धों का कार्यकाल है। अब यानी 56 की बात है, तो 56 की बात कहाँ पर है? इसमें तीसरा युद्ध चल रहा था उस समय, तीसरा युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने चढ़ाई की थी, किसने? क्लाइव एक टुकड़ी लेकर गया था वेस्ट बंगाल में, एक टुकड़ी लेके गया वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर जैसे टुकड़ी लेके पहुंचा था, जब तक यहाँ का एक शासक बन गया था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना नेक्स्ट। और जैसे ही बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, तो अंग्रेजों के दांत नहीं गड़े कि मैं आक्रमण करके बंगाल को लूट सकूं या जीत सकूं। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि जो सिराजुद्दौला है उसके जितने दुश्मन हैं उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि ये डुप्ले का सिद्धांत था। जो फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले था, उसका सिद्धांत था राजाओं को लड़ा के और लास्ट में अपना फायदा देखना। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को हराने के लिए उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया इसका कोई दुश्मन हो। तो उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उसको भी घसीट लिया। घसीटने का मतलब है मिला लिया। और एक व्यापारी था जगत सेठ, और एक राय दुर्लभ था वहां का आसपास का दीवान। तो इनको इन्होंने मिला लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा इन लोगों से हमारा काम नहीं चलेगा, कोई स्ट्रांग चाहिए जो इसे हरा सके। तो इन्होंने मीर जाफर, जो इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर को बुलाया और कहा अगर आप हमारा साथ दो तो हम आपको अगला नवाब बना देंगे। मीर जाफर बोला क्या करना पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं है, सेनापति का कार्य क्या होता है? बोले क्या होता है? जैसे युद्ध हो अपने सेना को इजाजत मत देना कि आप जाओ लड़ो, यानी हुक्म मत देना, बाकी हम देख लेंगे। बोले बस इतना सा काम, इतना तो हम कर देंगे। बोले चलो ठीक है। अब कोई बात नहीं है, इतना तो चल गया, यहाँ बात योजना बन गई पूरी। अब क्या हुआ, अंग्रेज सोच रहे थे सिराजुद्दौला लड़ाई करे यानी युद्ध करे। अंग्रेज क्या हुआ, उसे उकसाने लगे, अंग्रेज उकसाने लगे। 1756 की ही बात है, 1756 की ही बात है। 1756 में ही जो विलियम बेंटिंग बोल सकते हैं, विलियम फोर्ट, जो कोलकाता में एक किला था विलियम फोर्ट, उस पर रंगाई पुताई चल रही थी अंग्रेजों ने। अगर रंगाई पुताई जब चलेगी उसी के स्टेज में, उसी के स्टेट में, यानी उसी के राज्य या प्रांत में, तो लोगों को लगेगा यार इतना समृद्ध क्यों, यानी विदेश की कंपनी अपने किले पर रौनक छा रही है, ऐसा क्या है। तो सिराजुद्दौला को बहुत बुरा लगा और सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जो विलियम फोर्ट किला है उसको जीतने के बाद एक व्यक्ति था मानिक, मानिक एक व्यक्ति था, उसको मानिक नाम का एक व्यक्ति था, उसको इसे दे दिया गया था, मानिक चंद पूरा नाम था। और मानिक ने क्या किया, मानिक एक घूसखोर था, उसने अंग्रेजों ने क्या उसे थोड़ा घूस दिया, और घूस देने के बाद उसने क्या किया, उसने वो किला अंग्रेजों को पुनः सौंप दिया। अब उसके बाद में घटना सुनी होगी आपने, 20 जून 1756 में एक घटना सुनी होगी, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। ये क्या था, ये घटना सच है या झूठ है इसका पता नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजों ने उकसाने के लिए प्लानिंग थी, अंग्रेजों को उकसाने के लिए प्लानिंग थी। एक मिनट इंक डाल दो, ठीक है ना, उकसाने के लिए ये बात है। 20 जून 1756 में इसमें टोटल अंग्रेज 143 थे, 146 सॉरी 146 अंग्रेज 18 बाई 14 के एक कमरे में बंद कर दिया
गर्मी के दिन था, यानी जून की बात है, बहुत गर्मी थी। तो इनमें से ये कहा जाता है कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई। ये डाटा बिल्कुल सही जो मैं लिखा रहा हूँ, कई किताबों में गलत डाटा दे रखा है। और उसके बाद लगभग 22 लोग लापता हो गए और इनमें से बचा एक व्यक्ति, जिसका नाम था हॉलवेल। और हॉलवेल ने ही ये घटना बताई थी। अंग्रेज था हॉलवेल जो बचा था, हॉलवेल एक अंग्रेज था, इसीलिए घटना बताई थी कि इन्होंने काल कोठरी में सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया और इतने लोग यहाँ पर मारे गए। ये उकसाने की नीति थी। और जैसे उकसाने की नीति और भी आगे बढ़ने लगी, तब लगा और कितने वेस्ट बंगाल में ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, लोगों से लूटपाट कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला को लगा कि अब युद्ध किया जाए। अब युद्ध की घड़ी आ गई, यानी अगले ही वर्ष बोल सकते हैं, अगले ही वर्ष की बात कब की है, 23 जून 1757। अगले ही वर्ष 1757 की बात है, युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के नाम से इसे जानते हैं, ये वाला कार्यक्रम। और इस युद्ध में मैंने आपको बताया ये युद्ध नहीं था। युद्ध क्या होता है कि दोनों तरफ से बराबर की सेनाएं लड़े और दिल जान से लड़े। ये एक योजनाबद्ध युद्ध था, इसमें एक योजना बनाई गई थी, मैंने बताया था मीर जाफर। इसमें दो पक्ष थे, एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला। और ये मुगल बादशाह इस समय कौन था, तो आलमगीर द्वितीय यहाँ का इस समय मुगल बादशाह था। अब इसके बीच में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन कौन था, तो मैंने बताया इसका सहयोग किया था, एक तो मीर जाफर था, मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। और इसकी कमान किसने संभाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो एक क्लाइव व्यक्ति था, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव। इसने इसकी कमान संभाली और इसका सहयोग एक तो मीर जाफर ने सहयोग किया, और दूसरा व्यक्ति थे हमारे, मैंने बताया राय दुर्लभ, ये दीवान थे। और मैंने कहा था घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी। तो ये कुछ लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। और एक मैंने बताया था जगत सेठ, इसने सहयोग दिया था। और सिराजुद्दौला की तरफ कौन था, तो याद रखिएगा, एक तो मीर मदान था, और दूसरा मोहनलाल। ये दो ईमानदार सेनापति थे। ये भी क्वेश्चन आया, ईमानदार सेनापति थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ लगभग 50,000 की सेना थी, और इनके पास में लगभग 2100 से ज्यादा, तो मतलब इनकी सेना से ज्यादा भारतीय थे। यानी भारतीयों ने यहाँ रोल दिखाया था। अगर भारतीय यहाँ शामिल नहीं होते, सिराजुद्दौला कभी नहीं आता। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा तो ये था कि खुद का सेनापति किसके साथ मिला हुआ था, खुद का सेनापति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर मिला हुआ था। अब युद्ध होना स्टार्ट हो गया। जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ तो लोग क्या है, तोपें चल रही हैं, और मीर जाफर ने अपने सैनिकों को आदेश नहीं दिया कि आप युद्ध करो सेना को। और जब तक सिराजुद्दौला बोला, भाई मीर जाफर क्या कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं कुछ, तो मीर जाफर बोला, आप ऐसा करो सर, आप वापस चले जाओ, आप वापस जाओ, यहाँ पे मैं संभाल लूंगा जो कुछ होगा। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को लगा ये मेरे पक्ष में बात कर रहा है, तो सिराजुद्दौला वहाँ से निकल गया, और उसके रास्ते में ही एक व्यक्ति ने मृत्यु कर दी। वो रास्ते में मारा गया। और ये युद्ध कोई युद्ध नहीं था, एक नीति बनी हुई थी, यानी एक योजना बनी हुई थी, और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। अब आप मान लो जब अंग्रेज जीत गए, यानी बंगाल का क्षेत्र जीता है, ये कहा जाता है कई सौ शिप भरकर गोल्ड गया था यूरोप में। यहाँ पर इतना ज्यादा गोल्ड था कि आपने देखा होगा पुराने समय से व्यापार चलता आ रहा है। और आपको पता है बंगाल का क्षेत्र उस समय वर्तमान में उड़ीसा, बिहार, बंगाल ये सब एक ही था।
ये सब एक ही क्षेत्र था। और आप लोग जानते हो जितने भी राजा आज तक बने हैं बहादुर राजा, वो सब उत्तर भारत के इन्हीं क्षेत्रों से ही संबंधित थे, यानी उत्तर भारत के ही राजा थे। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, अशोक को ले लो, समुद्रगुप्त को ले लो, और चाहे आप बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी आपका मुगल बादशाह हैं सबको ले लो, सब उत्तर भारत में ही रहते थे। क्यों उत्तर भारत में ऐसा क्या है, दक्षिण भारत का कोई विशाल या महंतम राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका एक कारण है, उत्तर भारत की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, और दिल्ली से, यानी ये दिल्ली से और वेस्ट बंगाल के बीच में, वेस्ट बंगाल के बीच में, एक सेकंड, वेस्ट बंगाल के बीच में ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ उस समय होता था, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता था। और जब भूमि ज्यादा उपजाऊ होगी तो लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर, हाँ या ना? जब लोग ज्यादा रहेंगे तो वहां की सैनिक शक्ति ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। जब वहां पे कृषि ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। जब टैक्स ज्यादा मिलेगा तो वहां की शक्ति पावरफुल हो जाएगी ना, हो जाएगी, यानी वो क्षेत्र पावरफुल हो जाएगा, यानी वहां पर इनकम ज्यादा होगी, गोल्ड ज्यादा होगा। तो बंगाल से बहुत ज्यादा गोल्ड इन्होंने लूटा, और उस गोल्ड का, उसी गोल्ड से ही, यानी उसी सोने से ही आगे चलकर आप देखोगे कितने युद्ध इन्होंने जीते हैं, इतना ज्यादा वहां का गोल्ड इन्होंने जीता। अब इस युद्ध में तो क्या हुआ, इस सिराजुद्दौला और इसके बीच में युद्ध हुआ था। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, नोट्स में सब कुछ मिलेगा, आप कहानी के तौर से समझिएगा। अब क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में इन्होंने जीत लिया। वेस्ट बंगाल का जो प्लासी का स्थान था, प्लासी एक नदी का जिला था बंगाल में, और भागीरथी की नदी के किनारे ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय था। अब बात करते हैं इसके आगे की, एक मिनट, अब देखिएगा, अब आपको पता है अब अगला नवाब कौन बनेगा। अब आप कहोगे मीर जाफर ही तो बनेगा, मीर जाफर बनेगा, मीर जाफर नवाब बना। और मीर जाफर नवाब बना तो क्लाइव को इसने 12 परगना का क्षेत्र दिया। परगना उस समय जिले को बोलते थे परगना, तो 24 परगना का क्षेत्र दिया, और लगभग 2,23,000 पाउंड की रकम दी थी। और कुछ क्षेत्र भी क्लाइव को दिए थे, कुछ क्षेत्र भी क्लाइव को दिए थे। और क्या हुआ, क्लाइव कहता था कि बंगाल का जो नवाब है एक सोने की बोरी की तरह है, जब चाहो तब सोना गोल्ड निकालो और अपने ले आओ। जब जाता तो वहां से पैसा ले आता था, और कई लाख रुपए मांगे थे, क्योंकि उस समय कर्नाटक का युद्ध चल रहा था तीसरा, तो उन्हें पैसे की जरूरत थी। बोले हमें 50 लाख रुपए दे दो, हमें वहां पर सैन्य शक्ति जो है वो खाने पीने और बहुत सारे प्रबंधों की व्यवस्था करनी है। तो इसने 50 लाख रुपए और कई क्षेत्र दिए, और जिसके कारण से ये कहा जाता है कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने इतना लूटा कि घर के सोने के जो चांदी के बर्तन थे वो भी बेचने पड़ गए इसे। इसके लिए इसे बुरा लगा, इसने सोचा ऐसी स्थिति हो जाएगी मेरी तो मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मान लो अगर मीर जाफर साथ नहीं देता तो आज भारत गुलाम नहीं होता। भारत गुलाम हुआ है ऐसे लोगों की वजह से ही हुआ है, और ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे आगे, आप देखोगे अभी। अब क्या हुआ, मीर जाफर ने, बात है क्योंकि मैंने भी बताया था ये कब की बात है, 1757 प्लासी का युद्ध के बाद 1759 की बात है। डच और जाफर मिलके, किसको, और अंग्रेज, इनके बीच में युद्ध होता है। मीर जाफर डच एक तरफ थे, अंग्रेज एक तरफ थे, और ये 1759 की जो घटना है वो बेदरा का युद्ध कहलाता है। किसका युद्ध, बेदरा का युद्ध। मैंने आपको पिछली नेक्स्ट क्लास में बताया था। बेदरा का युद्ध में मीर जाफर और डच की हार हुई, और मीर जाफर शांत हो गया। अब अगला राजा, इसका सन इन लॉ बनाया गया था मीर कासिम। मीर कासिम बहुत ही चतुर व्यक्ति था। अगला नवाब कौन बनेगा, मीर कासिम को बनाया गया, तो इस युद्ध में हार गया ना, तो अगला नवाब तो बनाना है। इसका सन इन लॉ था, उसे बनाया गया था मीर कासिम। तो अगला नवाब कौन होगा, मीर कासिम। और मीर कासिम अगला नवाब होगा, और मीर कासिम से ही कई क्षेत्र क्लाइव ने लिए थे। जैसे आपने मीर कासिम का आपका वर्धमान हो गया,
मिदनापुर हो गया और चटगांव का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। और इसने क्या सोचा कि जैसी हालत मीर जाफर की हुई है शायद ऐसी हालत मेरी ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजों को प्रॉफिट होना चाहिए, अंग्रेजों क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसने एक नीति सोची कि क्यों ना मैं अंग्रेजों से आक्रमण करूं। इसके लिए इसने सोचा अगर मैं सेना का गठन करता हूं बंगाल में, तो उस समय अंग्रेज भी बंगाल में बहुत सारे थे, हाँ या ना, जब बंगाल में बहुत सारे अंग्रेज थे तो इसने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कहीं देखते हैं। तो इसने राजधानी परिवर्तन कर दी। तो क्वेश्चन आता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले गया था, तो यही राजा था। मुंगेर में इसने क्या किया, तोपखाने और कई सेनाओं का गठन किया, काफी सैन्य शक्ति इसने बढ़ाई। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए इसने बंगाल में एक टैक्स भी लिया था, खेजड़ी एक पौधा भी है, खेजड़ी नामक टैक्स भी मीर कासिम ने लिया था बंगाल से, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सके। जब ज्यादा से टैक्स ज्यादा लेगा तो सेना ज्यादा होगी, सेना ज्यादा होगी तो हो सकता है हम अंग्रेजों से जीत जाए। ये रणनीति में ही लगा रहा। और इसके बाद बंगाल में इसने इतने ज्यादा टैक्स लिया, राजधानी परिवर्तन किया, और अगले ही वर्ष जब लोगों को पता लगा कि ये अंग्रेजों से लड़ाई करने की नीति बना रहा है, तो इसने हटा दिया इसके पद से। पद से हटाने के बाद फिर वही मीर जाफर जो था पहले वाला, इसने विनती की, हाथ जोड़े कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अब क्या कर लो, शामिल कर लो फिर से। तो उसे फिर से नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। ये सबका जो टाइम या पीरियड काल है वो सभी नोट्स में मिल जाएगा, जो आपको याद रखना है। अब मैं केवल कहानी बता रहा हूँ, जिससे आपकी क्या होगा, जिससे आपकी समझ बढ़ेगी इतिहास पढ़ने की। जब समझ बढ़ेगी तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हल कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, वो सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप गारंटी क्या, आप लोगों को सब ऐसे ही बोलते हैं, तो आप उठा के देख सकते हो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब क्या हुआ, अब दोबारा से मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर को दोबारा से बनाया गया। और मीर जाफर के समय में ही, मीर जाफर क्या था उस समय, नवाब था, के समय में ही एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, क्योंकि वो नीति बना रहा था ना मीर कासिम, तो वो भी वहां शामिल होगा। अब देखिएगा नीति कैसे बनाई इसने, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। यहाँ पर था मीर कासिम ने, यहाँ पर क्या है, नीति अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई थी मीर कासिम ने, यानी बंगाल में, मुंगेर में। यहाँ पर अंग्रेज लोग थे, हाय ना। फिर इसने सोचा कि क्यों ना पड़ोसी जो हमारा प्रांत है उससे मिला जाए, उससे सहायता मांगी जाए, हो सकता है वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि अंग्रेजों ने भी उसे बहुत सताया था, अंग्रेजों ने भी उसे बहुत सताया था। और इसलिए उसने सोचा था क्यों ना हम ऐसा करें कि सहायता ले लें। और कह रहा है कि मीर कासिम बोले बहुत मार मार के हमको भी सुझा दिया, अब ऐसा करो सुजाउद्दौला से भी थोड़ा सलाह ले लो। तो सुजाउद्दौला या सिराजुद्दौला अवध का उस समय नवाब था। सिराजुद्दौला के बाद एक नवाब होता था, कहा एक दिल्ली में बैठा था, कौन, शाह आलम द्वितीय। तो उसने सोचा था ये चारों लोगों के साथ युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध। अब ये तीनों क्या हो गए, एक हो गए, ये तीनों, यानी कौन कौन से, एक तो है दिल्ली का शासक, दूसरा है अवध का शासक, और तीसरा यही है मीर कासिम, बंगाल का शासक। ये सब एक हो गए। एक होने के बाद अब युद्ध होता है, कौन सा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में होता है। और इसमें दो पार्टी होती हैं, एक तरफ तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन थे, आप कहोगे कौन था, तो दूसरी तरफ थे मीर कासिम। और मैंने बताया था कौन था, सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था। और तीसरा कौन था, तो आप याद रखिएगा, शाह आलम,
शाह आलम ये मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय ये मुगल राजा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से सेनापति कौन था? तो आप याद रखिएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की अगर सेना की बात करें तो इसकी 5000 सेना थी लगभग और इसकी 50,000 सेना थी। अब क्या हुआ आप समझ सकते हो, ये युद्ध हारा क्यों गए थे? ये 3 शक्ति है यहाँ पर, यहाँ 1 शक्ति थी। ऐसा क्यों क्या हुआ जो बक्सर का युद्ध हार गए? देखो कारण समझो। देखो मुगल पहले से ही बर्बाद हो चुके थे, लुट चुके थे, तो उनकी जो सेना थी उनके पास सेना को देने के लिए सैलरी नहीं थी। तो सेना जहाँ सैलरी नहीं होगी तो वहाँ कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो इसने नई नई सेना भर्ती की कि आओ, आर्मी में भर्ती किया कि 2-4 दिन बाद हम आपको क्या देंगे, रुपए देंगे, पहले आप भर्ती हो जाओ। और बाकी सुजाउद्दौला जो अवध का था इसके पास सेना थी और मीर कासिम के पास सेना थी। जैसे ही मुगलों की तरफ से एक गोली चली तो आधी सेना यहां से भाग गई। समझ रहे हो? आधी सेना यहां से भाग गई। अब क्या हुआ, जैसे ही युद्ध निर्णायक रहा, लड़े थे, और बाद में हम जानेंगे कि प्रत्येक किसी को मारा नहीं कहेंगे, इन्होंने किसी को मारा नहीं था और ये युद्ध क्या हुआ, ये जीत गए। इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। इन तीनों को इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज अगर मान लो कहीं के नवाब बन जाते तो बाकी पब्लिक थी वो कैसे कहती कि ये नवाब बन गए, विदेशी नवाब बन गया, कैसे समझती इन लोगों को। तो इसलिए इन्होंने इनका लाभ उठाया। आगे चलकर किस टाइप से लाभ उठाया कि मीर कासिम को भी, शाह आलम द्वितीय को भी कुछ क्षेत्र दे दिया और कुछ संधियां की थी, इलाहाबाद की संधि, प्रयागराज की संधि, इस टाइप की कुछ संधियां भी की थी। तो क्या हुआ, इसमें मुनरो ने तीनों सेनाओं को हरा दिया। अब आप देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अब ध्यान सुनो। मैपिंग पे आते हैं सीधे सीधे, मैपिंग से सीखते हैं 2-4 पॉइंट। अब मैपिंग से 4-5 पॉइंट सीखते हैं। ये तो मैंने कुछ बताया आपको, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसा ही नोट्स आपको दिया जाएगा। अब आपको मैपिंग में कुछ सिखाते हैं। देखिएगा मैपिंग को कुछ सीखते हैं, ठीक है। मैपिंग को सीखते हैं। अब आपको पता है, देखिएगा कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, मैंने आपको कार्यकाल बताया था। एक था आपका 1746 से 1748, दूसरा था 1749 से 1754 और तीसरा था 1758 से 63। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मैंने बताया था 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। बक्सर, चलो बक्सर का युद्ध हमारा बिहार में हुआ था, हालांकि हुआ यहीं से था, संघर्ष चला था। एक तो 1757 में और एक 1764 में। उसके बाद पानीपत में 1761 में युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा के साथ में। और फिर उसके बाद में यहीं पर बेदरा का युद्ध होता है, समझते रहे ना, बेदरा का युद्ध 1759 में। और फिर बॉन्डीवास का युद्ध होता है, बॉन्डीवास का युद्ध तब होता है 1760 में। अब आप देखिए, ये डेट लिखी है। जैसे ही कर्नाटक का तीसरा युद्ध खत्म हुआ, जब खत्म हो जाएगा कर्नाटक का युद्ध, यानी कुछ सेनाएं यहाँ पर क्या थी, घिरी हुई थी अंग्रेजों की, तो पूरी सेना वेस्ट बंगाल यानी बक्सर में पहुंच गई। पूरी सेना, पूरी जब सेना पहुंच जाएगी तो ताकत से लड़ेंगे। यानी 1764 में बक्सर का जो युद्ध हो रहा है तो वहां पर सभी अंग्रेज इकट्ठा हो गए, और अंग्रेज इकट्ठा हो गए तभी यहाँ पर जीत हुई। कुछ भारतीय भी यहाँ पर शामिल थे। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, एक योजनाबद्ध युद्ध था, इसमें कोई दम नहीं थी, एक योजना बनाई गई थी मीर कासिम के द्वारा, वो सफल हुई उन लोगों की। बॉन्डीवास के युद्ध में मैंने बताया था कि 1760 में फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया, और फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष तो 3 साल और चलता रहा, 63 तक, मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया। और जो बेदरा का युद्ध था
अंग्रेजों ने डचों को भगा दिया भारत से और डच भाग के इंडोनेशिया चले गए। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो अब्दाली कुछ 63 में कुछ काम से चला जाता है, नेक्स्ट क्लास में बताया था बहुत ही अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, आप जानेंगे और नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आप ऐसे ही क्लासें देखते रहेंगे। हमारा मतलब है, हमारा जो मुहिम है वो कॉन्सेप्ट बताना है आपको, कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करना है, क्योंकि इतिहास फैक्ट से नहीं रटा जाएगा। आप इतिहास को अगर लूसेंट पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा, एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन खत्म। कहानी के तौर से पढ़ो, कहानी के तौर से पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। और आपको जब वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी, ताकि हम आगे और भी मेहनत करें आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आए। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इतिहास आता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।